the people. 13 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही टेंस्ड सिचुएशंस थी। मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार कर चुकी थी। साथ ही साथ नेटिव स्टेट्स ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया था। जो बचे खुचे लोग थे उनके पास सिर्फ नकारात्मक बातों के अलावा किसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव टॉपिक नहीं था। ये वही वक्त था जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने आते हैं और 3 शब्दों से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। इन 3 शब्दों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ पूरे देश को एक दिशा दे दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 3 शब्द कौन से थे। वो 3 शब्द थे वी द पीपल। क्रिकेट में पावर प्ले वो हिस्सा होता है जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनर्स फेस करते हैं। 1 से 10 ओवर तक अगर ओपनर्स 100 या 100 से ऊपर स्कोर कर देते हैं तो सबको पता चल जाता है कि ये हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है और टीम कम से कम 350 या 320 के आसपास का स्कोर जरूर पाएगी। ठीक इसी तरह प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही काम करता है। प्रीएम्बल शुरुआत में ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ रिवील कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, हर एक चीज के बारे में हम प्रीएम्बल को पढ़ करके जान लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए प्रीएम्बल को मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले ये क्या रिवील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रीएम्बल से हम नेचर ऑफ द स्टेट समझ सकते हैं कि भारतीय जो राज्य है उसका नेचर क्या है। प्रीएम्बल बताता है कि भारत देश का नेचर क्या है। तो जब प्रीएम्बल शुरू होता है तो वो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि वी द पीपल हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. That means वो बता देता है कि आपका जो भारत देश है उसका नेचर क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने कहा, आप इसे एक ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं जो कि है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दैट मीन्स सो सेडेरे, सो सेडेरे। दोस्तों, सो फॉर सोवरेन, सो फॉर सोशलिस्ट, से फॉर सेक्युलर, डे फॉर डेमोक्रेटिक एंड रे फॉर रिपब्लिक। तो पहला पार्ट जो हमने बताया वो देश का क्या नेचर है वो रिवील कर देता है आपका प्रीएम्बल। अब हम बात करते हैं कि ये पाना क्या चाहता है। तो आप अगर प्रीएम्बल को आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो जस्टिस इंश्योर करना चाहता है। और ये जस्टिस का नेचर क्या है, कैसा जस्टिस ये पाना चाहता है, इस बारे में हम अपने आगे के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये लिबर्टी, दोस्तों लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, भारत ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। और लिबर्टी किसी भी देश में एक स्वच्छंद वातावरण क्रिएट करने में मददगार होती है। इसी तरह जस्टिस, लिबर्टी के अलावा ये इक्वलिटी इंश्योर करना चाहता है। इक्वलिटी यानी कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। दोस्तों, इसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है। प्रीएम्बल को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो लास्ट में वो अपना जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में वो रिविलेशन कर देता है। तो वो लास्ट में अपने मूल लक्ष्य के बारे में बताता है। तो जो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल लक्ष्य है उसके बारे में कहता है कि हमें
फ्रैटर्निटी यानी कि आपसी भाईचारा इंश्योर करना है, क्योंकि किसी देश में अगर न्याय होगा, अगर समानता होगी, साथ ही साथ अगर स्वतंत्रता होगी, तो निश्चित तौर पर सभी लोग आपस में प्रेम के साथ रहेंगे, जिससे एक भाईचारे का माहौल बनेगा। और अगर ये भाईचारा किसी देश में आ गया, दोस्तों ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको समझना होगा। इसी भाईचारे की कमी ने ही हमें 200 सालों तक अंग्रेजों के शासनकाल में गुलाम रखा था। इसीलिए जिस चीज को हमारा संविधान सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य बताता है वो है भाईचारा, यानी कि फ्रैटर्निटी। और अगर ये किसी देश में आ गया तो क्या आएगी? जी हां, यूनिटी, यानी कि एकता। और कोई देश अगर एकजुट हो गया दोस्तों, तो फिर उसे तोड़ कोई नहीं सकता, यानी कि उस देश की अखंडता सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रिटी। अब अगर आप पूरे प्रियम्बल को अगर मैं बोल करके बताऊं तो आप खुद देखेंगे कि आपको प्रियम्बल को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपनी कॉपी में ठीक ऐसे ही अपने नोट्स लिखिए, मैं प्रियम्बल बोलता जाऊंगा और आप स्क्रीन में देखेंगे और देखेंगे कि कितना आसान है प्रियम्बल को रटना। वी द पीपल having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, political, social, and economical justice, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, and equality of status and opportunity, and among them all fraternity, which will ensure unity and integrity of the nation। देखा आपने, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। आपको प्रियम्बल रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस इन्हें 3 चीजों में बांटने की जरूरत है। पहला ये कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, प्रियम्बल नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में क्या कहता है। दूसरा कि वो किस चीज को अचीव करने के लिए कहता है। तीसरा उसका अल्टीमेट गोल क्या है। और दोस्तों एक और भी चीज है जो प्रियम्बल रिवील करता है, वो ये कि देश की शक्ति का असली सोर्स क्या है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने 3 वर्ड बोले, वही वर्ड जो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 के दिन बोला था, वी द पीपल, यानी कि इस देश की शक्ति के स्रोत आप हैं। अब हम शुरू करते हैं कि प्रियम्बल के जिन जिन टर्म्स के बारे में हमने बात की, उन टर्म्स का मतलब क्या है। तो हमने सबसे पहले सोवेरेन की बात की थी, सोवेरेनिटी की बात की थी। तो ये सोवेरेनिटी क्या है दोस्तों? आप जैसा पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस पिक्चर में कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बैठे हुए हैं, वो किसी रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं और बगल में एक घोड़ा भी है। इस कहानी को हम सब जानते हैं, राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो घोड़ा उनकी पूरी सीमा जो थी राज्य की, उसमें स्वच्छंद विचरण कर रहा था, फ्रीली रोम कर रहा था। लेकिन वो घोड़ा पहुंच जाता है लव और कुश के पास। लव और कुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और इसकी बाकी की कहानी सबको पता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो रिचुअल हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ का, ये भी प्राचीन समय में सोवेरेनिटी का ही एक एग्जाम्पल है, सोवेरेनिटी प्रूव करने का ही एक एग्जाम्पल हुआ करता था। मॉडर्न टाइम में भी अगर आप देखें तो सबसे जो रिसेंट इस तरह का रिचुअल हम देखते हैं तो वो राजा जयसिंह द्वितीय के समय में हो चुका है। उन्होंने भी कई बार इस तरह का रिचुअल किया था। लेकिन ये तो रही बात एंशिएंट टाइम में सोवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न टाइम में सोवेरेनिटी क्या है। तो सोवेरेनिटी को हम 4 भागों में समझते हैं। पहला पॉपुलर सोवेरेनिटी, दूसरा पॉलिटिकल सोवेरेनिटी, तीसरा डी ज्योर
और चौथा डी फैक्टो सोवेरेनिटी। दोस्तों, पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब यह होता है कि देश में जितने डिसीजंस होंगे, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उन सब के केंद्र में उस देश के लोग होंगे। यानी जब हम बोलते हैं वी द पीपल, तब हम इस चीज को रिवील कर देते हैं कि इस देश में जो भी कुछ होने वाला है वो वी द पीपल के ही इर्द गिर्द होने वाला है। तो पॉपुलर सोवेरेनिटी का जो मतलब है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली यानी कि प्रीएम्बल की जो पहली लाइन है उसमें ही मिल जाता है, दैट इज वी द पीपल। लेकिन अगर पॉपुलर सोवेरेनिटी के एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करें दोस्तों, तो वहीं पर हमें पुएर्टो रिको नामक एक देश के बारे में भी पता चलता है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक देश है। उस देश में जो भी कुछ डिसीजंस होते हैं वो वहां के लोग नहीं लेते, या फिर वो डिसीजंस, वो पॉलिसी, वो रेगुलेशंस उन लोगों को ध्यान में रख करके नहीं बनाए जाते, बल्कि यूएसए उस देश के नागरिकों के लिए कानून बनाता है, वो भी उनकी बगैर मर्जी के। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो पुएर्टो रिको है वो एक पॉपुलर सोवेरेन कंट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल सोवेरेनिटी की। पॉलिटिकल सोवेरेनिटी मतलब होता है राइट टू फ्रेंचाइज। अगर आपके देश में आपको अधिकार है कि आप अपनी गवर्नमेंट को चुने, तो यानी कि आप पॉलिटिकली सोवेरेन कंट्री हैं। इसलिए पॉलिटिकल सोवेरेनिटी का मतलब होता है राइट टू वोट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डी ज्योर सोवेरेनिटी और डी फैक्टो सोवेरेनिटी। दोस्तों, डी ज्योर सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी देश, किसी क्षेत्र पर आपका कानूनन अधिकार है, आपके अधिकार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप एक डी ज्योर सोवेरेन कंट्री हैं। जैसे भारत एक डी ज्योर सोवेरेन कंट्री है। वहीं अगर डी फैक्टो सोवेरेनिटी की बात करें तो ये सोवेरेनिटी उस टाइप की सोवेरेनिटी होती है जब किसी क्षेत्र में बलपूर्वक अधिकार किया जाता है। जैसे दोस्तों वेनेजुएला, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा, वो एक डी फैक्टो सोवेरेन कंट्री है, क्योंकि वहां यूएसए ने अपना अधिकार कर लिया है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, भारत को ही संदर्भ में लें, तो कॉलोनियल टाइम में जब ब्रिटेन ने हम पर शासन किया था, तब हम एक डी फैक्टो सोवरेन कंट्री थे, यानी कि हम पर किसी विदेशी शक्ति ने अधिकार किया हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सोवरेनिटी की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं सोवरेनिटी के। क्या आपका देश यानी कि भारत पूरी तरह से सोवरेन है? दोस्तों, डिजिटल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा आपके पास है, आपकी प्राइवेसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो क्या हम पूरी तरह से डिजिटल सोवरेन कंट्री है? दोस्तों, आप अपने फोन में जितना भी ब्राउजिंग करते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट्स उससे शेयर करते हैं, वो सब का सब डेटा कहीं जाता है, और इस तरह से हमारा डेटा कहां यूज हो रहा है हमें खुद भी नहीं पता होता। इसलिए हम डिजिटली सोवरेन कंट्री नहीं है दोस्तों। वहीं WTO के मैंडेट्स, जैसे कि फूड सब्सिडी कितनी देनी है, फूड स्टॉक होल्डिंग कितनी करनी है, या MSP किसानों को कितना देना है, इन सब पर WTO के कुछ मैंडेट्स जो हैं वो भारत को फॉलो करने होते हैं। इसलिए इस तरह भी हम जो हमारी सोवेरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अपने अगले कंपोनेंट की। सोवरेन के बाद एक सोशलिस्ट कंपोनेंट आता है दोस्तों। सोशलिस्ट कंपोनेंट में हम सबसे पहले कहानी के बारे में बात करते हैं, जो कि महाभारत में है, हमें मिलती है। अगर आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म समझना है तो ये कहानी काफी रेलेवेंट है। वो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है दोस्तों कि एक सियार था और एक अजगर। ये सियार हमेशा इस अजगर का मजाक उड़ाया करता था, कहता था तुम तो आलसी हो, हमेशा पड़े रहते हो एक जगह, तो कुछ काम नहीं करते हो। मुझे देखो, मैं दिन भर शिकार तो करता ही हूं, अपना खाना इकट्ठा करता हूं, लेकिन दूसरे जो जंगली जानवर है वो जो शिकार कुछ भी करते हैं, वो भी शिकार चुरा करके मैं ला करके अपने पास रख देता हूं। इस तरह से वो हमेशा इसका मजाक उड़ाया करता था।
एक दिन ये अपना सारा जो शिकार इसने किया हुआ था वो सारा का सारा खा जाता है, एक ही बार में सब कुछ गटक लेता है। अब ये इतना थक चुका था कि एक पेड़ के नीचे जैसे ही बैठता है, वहां अजगर ये बैठा हुआ था और वो अजगर इसे पूरा का पूरा खा जाता है। इस कहानी के अंत में जो मोरल इसका दिया गया था महाभारत में, वो ये कि जो भी कोई नेचर पर डिपेंड करता है उसको कभी भी उसके सर्वाइवल के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वहीं जो एक्यूमुलेशन पर जोर देता है, यानी कि संग्रह करने पर जोर देता है, उसकी क्षति कभी ना कभी अवश्य होती है। इसीलिए हमें डिटरमिनिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए, यानी कि नेचर पर रिलाई करना चाहिए। हमें जितना मिले, हमारे सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी हो, हमें उतना ही अपने पास रखना चाहिए। इस तरह की कहानी महाभारत में मिलती है। एक तरह से इस सियार को महाभारत ने कैपिटलिस्ट कहा और इस अजगर को महाभारत ने सोशलिस्ट कहा। तो दोस्तों, अब आपको एक टर्म जो सोशलिज्म है इसके बारे में हल्का फुल्का आपको जो है आइडिया लग चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान जब निर्माण हो रहा था तभी आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक इनको समाहित कर दिया गया था। यानी कि हम सोशलिज्म के रास्ते पर संविधान बनाने के समय पर ही चल चुके थे। तो ऐसा क्या जरूरत थी कि इमरजेंसी जो कि 1975 के समय लगती है, उस समय 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है और जो सोशलिज्म का फीचर है वो संविधान में जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो क्रिटिक्स हैं उस समय की गवर्नमेंट के, उनका कहना है कि चूंकि सरकार ने स्वतंत्रता का हनन किया था, काफी लोगों को जेल में भर दिया था और काफी एंटी पीपल एक्शन लिए थे, इसीलिए इसी एक्शन को कंपेंसेट करने के लिए इन्होंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट संविधान में जोड़ दिया था, यह दिखाने के लिए कि हम प्रो पीपल हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के सोशलिज्म की बात करें, बाकी देशों के सोशलिज्म से काफी अलग है। अगर आप चाइना या फिर रशिया के सोशलिज्म की बात करें तो वहां सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट की ओनरशिप, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, यानी जमीन, मशीन, फैक्ट्री, माइनिंग लैंड या और भी बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस तरह के कंट्री नहीं है जो सारे रिसोर्स पर कंट्रोल कर लें। हमारे यहाँ सोशलिज्म का मतलब है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये फ्रेज जो है हमें आर्टिकल 39 के बी और सी में देखने को मिल जाता है, जो भारत देश और अन्य राज्यों से एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण ना हो और जितने भी संसाधन हैं उनका जो बंटवारा हो वो समान रूप से हो। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे यहाँ जो सोशलिज्म का मतलब है वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से है। साथ ही साथ दोस्तों, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी फॉलो करते हैं। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम एक तरफ मार्क्सिज्म की कुछ फिलॉसफीज को तो फॉलो करते हैं, जैसे कि सोशल इक्वेलिटी, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी की तरफ लीन ज्यादा है, गांधीयन फिलॉसफी की तरफ कहीं ज्यादा झुका हुआ है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी और गांधीयन फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से, क्यों हम गांधीयन फिलॉसफी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। तो अगर देखें कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी बात करती है क्लास स्ट्रगल की, वहीं गांधीयन फिलॉसफी बात करती है क्लास कोऑपरेशन की। जहां मार्क्सिज्म वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि विश्व भर के जो मजदूर या फिर श्रमिक वर्ग हैं वो उठ खड़े हों और संघर्ष के माध्यम से अपना छीना हुआ हक वापस ले लें बुजुर्ग वर्ग से। वहीं पर गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, यानी कि नॉन वायलेंस की बात करते हैं। दोस्तों, जहां मार्क्सिज्म ने यह कहा था कि स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए, वहीं पर गांधी जी ने कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए।
इसी वर्ड को हम ग्राम स्वराज के भी नाम से जानते हैं। इसलिए हमने मार्क्सिज्म के सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ना अपना करके गांधीवाद के रास्ते को अपनाया, और इस तरह से हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है सेकुलरिज्म। तो दोस्तों, सेकुलरिज्म को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है या फिर पंथ निरपेक्ष होना है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। तो धर्म का भारत में मतलब होता है ड्यूटी, जस्टिस, इसके अलावा राइचियसनेस यानी कि कर्तव्य परायणता, वहीं पर दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है आपका फेथ, वर्शिप, और रिलीजन, इन सभी से राज्य का किसी भी तरह से कोई बायस बिहेवियर ना होना। यानी कि हमारे यहां पंथ निरपेक्षता का जो टर्म है वो कहीं ज्यादा सूट करता है सेकुलरिज्म के, अगर हम अर्थ को देखते हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। अगर हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो हमें अपनी ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी, हमें जस्टिस के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, हमें राइचियसनेस होने को छोड़ना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम पंथ निरपेक्षता के अर्थ को समझें तो राज्य किसी भी तरह से किसी के फेथ, वर्शिप और रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और सभी धर्मों के साथ वो समान रूप से व्यवहार करेगा। इस तरह से दोस्तों हम समझते हैं कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है और इंडियन सेकुलरिज्म का मॉडल है वो पूरी तरह से अलग है। जहां पर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में चर्च और स्टेट के बीच एक दीवार खड़ी है, यानी ना तो चर्च स्टेट के मामले में कोई इंटरफेयर कर सकता है और ना ही स्टेट चर्च के मामले में कोई इंटरफेयर कर सकता है। वहीं अगर हम भारत में देखें तो भारत में ऐसा सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। भारत में स्टेट सभी प्रकार के धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, लेकिन इन सारे धर्मों के जो म्यूंडन एक्टिविटीज हैं दोस्तों, जैसे कि शादी या फिर इसके अलावा गोद लेना या फिर और भी ऐसे म्यूंडन एक्टिविटीज, उन सभी में ऐसी प्रैक्टिसेस जो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से सुटेबल नहीं है उन पर स्टेट कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक के मामले में देखा कि किस तरह से स्टेट ने समानता सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल तलाक जैसा कानून लाया, ट्रिपल तलाक को बैन करने जैसा कानून लाया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहां ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है पर ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसी म्यूंडन एक्टिविटीज में जो धर्म उपासना के अंतर्गत नहीं आती हो। 1618 ईस्वी में वेस्टर्न कंट्रीज में एक धार्मिक युद्ध हुआ था। उस धर्म युद्ध में चर्च स्टेट को डोमिनेट करना चाहता था। ये जब युद्ध खत्म होता है तो वेस्टफेलिया की ट्रीटी होती है और इसमें फैसला लिया जाता है कि चर्च किसी भी तरह से राज्य के अधिकारों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, राज्य के मामलों में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। तब एक टर्म बोला गया था, सिजुस रेजियो एजुस रिलीजियो, यानी कि जो राजा चाहेगा वही धर्म उसके राज्य के वासियों का होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां सेकुलरिज्म का अर्थ यह निकालना कि राज्य और धर्म यानी कि राज्य और चर्च अलग अलग होंगे, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में हम धर्म से अलग होकर के नहीं चल सकते। हमारे यहाँ राजधर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, छात्र धर्म, ये बहुत सारे ऐसे टर्म बताते हैं कि हमारा पूरा जो लाइफ है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं है, हमारे यहाँ धर्म का मतलब पंथ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो धर्म का मतलब होता है वो ड्यूटी होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ इसीलिए इस सेकुलरिज्म का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष ज्यादा सुटेबल होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी यानी कि जैसा कि हमने अपने प्रेम्बल में ही पढ़ा था कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसके बाद जो टर्म आता है वो डेमोक्रेसी आता है। तो डेमोक्रेसी दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों कुछ ही कंट्रीज में है, जैसे कि हम स्विट्जरलैंड की बात करें या फिर और भी कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट लॉ अगर वो देश ला रहा है तो उस लॉ पर
उस देश के जितने नागरिक हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं कि इस प्रकार के कानून को आपको पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाता है रेफरेंडम। इनिशिएटिव मतलब होता है कि लोग खुद इनिशिएट करते हैं अपनी तरफ से कि ये कानून आपको पास करना चाहिए, ये पॉलिसी आपको लानी चाहिए। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी का ये जो पार्ट होता है इनिशिएटिव, ये वहां के नागरिकों को छूट दे देता है। इसके अलावा रिकॉल, यानी कि अगर उन्होंने किसी को चुन लिया है और वो व्यक्ति बाद में अपना काम नहीं कर रहा है या फिर वो उतना पॉपुलर नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है, तो वापस वो वोटिंग के जरिए उस व्यक्ति को अपने पद से नीचे कर सकते हैं, अपने पद से बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्लेबिसिट का अर्थ होता है कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है, जैसे कि आपने देखा कि रेफरेंडम में तो कानून के बारे में लोग अपनी राय देते थे, लेकिन प्लेबिसिट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में लोग अपनी राय देकर के बताते हैं। वहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी को प्राथमिकता देती है, वहीं प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेसी होती है वो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 साल का शासन पूरा ही कर ले। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लोअर हाउस में खो देती है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आप देखें, जैसे कि अमेरिका में, वहां 4 साल का टेन्योर फिक्स होता है, वो पूरा 4 साल का टेन्योर उन्हें मिलता है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देता है। हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। इसके बाद चूंकि हमने बात की थी डेमोक्रेसी के बाद जो रिपब्लिक टर्म आता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है दोस्तों। और वो लिंक कैसे है कि आप देखें तो डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है और साथ ही साथ रिपब्लिक होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक मोनार्क जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो सारा प्रशासन चलता है वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। जैसे कि हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और अगर हम वही रिपब्लिक की बात करें तो वहां पर इलेक्टेड हेड होता है और इसीलिए वहां पर वंश के आधार पर किसी शासक को नियुक्त नहीं किया जाता है और ऐसा जो सिस्टम होता है वो रिपब्लिक सिस्टम कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जस्टिस की। तो जस्टिस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि हु गेट्स व्हाट, यानी कितना किसको मिलना चाहिए। और पार्टिसिपेटिव का जो मतलब होता है वो होता है हु डिसाइड्स, यानी कि ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको कितना मिलना चाहिए। इसे अगर एक एग्जाम्पल के से समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप सपोज करिए कि किसी गांव में 100 लोग हैं। 100 लोगों में से तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी 90 लोग ऐसे हैं जहां पर बहुत गरीबी है, बहुत वंचनाएं हैं। अब उस 100 लोगों के बीच में 100 रोटियों का बंटवारा होना है। तो अगर उस गांव का मुखिया ये डिसाइड कर देता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो वो एक तरह से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन वहीं पर वहां की ग्राम सभा ये डिसाइड कर देती है कि किसको कितनी रोटी मिलनी चाहिए, तो वो एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी। वहीं पर अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी की, तो अगर हम भूखे व्यक्ति को ज्यादा रोटियां दें और जो भूखे नहीं हैं उनको रोटी ना दें या फिर उनकी जरूरत के हिसाब से रोटी दें, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी के अंतर्गत आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंतर्गत आएगा। और ये जैसा कि मैंने कहा कि वो पार्टिसिपेटिव जस्टिस के अंतर्गत आएगा अगर उस गांव के लोग ही डिसाइड करें कि किसको क्या मिलना चाहिए। लिबर्टी जो होती है दोस्तों वो 5 प्रकार की होती है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। दोस्तों इसको अगर आप समझना चाहें एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण के माध्यम से, तो ये एक तरह से अंदर से बाहर की यात्रा है। ये अंदर से बाहर की यात्रा कैसे है? आप सोचें कि कोई छात्र है, वो पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक आइडिया आता है कि अगर मैं मंदिर जाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं तो मैं पास हो सकता हूं। तो ये उसके मन का अंदर का विचार है, यानी कि एक थॉट है। अब इसी थॉट को वो अपने दोस्त से शेयर कर देता है, तो ये एक्सप्रेशन है, यानी कि अभिव्यक्ति है। अब उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मैं भी मंदिर गया था, मैंने भी प्रसाद चढ़ाया था और मैं पास हो गया। अब एक तरह से आप देखें यहां लॉजिक और रीजन चल रहा है, तर्क और वितर्क आपके विश्वास को बनाती है, यानी कि बिलीफ को बनाती है। तो अब इसको विश्वास हो जाता है कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं भी पास हो सकता हूं। अब ये मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाता है, एग्जाम होता है और लकली ये पास हो जाता है। तो
इसे कहेंगे इसकी आस्था, इसका विश्वास जो है इसकी आस्था बन जाती है, और ये फिर आस्था के आगे बढ़ करके रिचुअल्स प्रैक्टिस करने लगता है, घर में पूजा पाठ करने लगता है, और इसे ही हम वर्शिप कहेंगे। तो एक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जैसे इस पिक्चर को देख सकते हैं, जो ट्रैक रेसेस का इवेंट होता है उसमें जो ज्यादा घुमावदार रास्ते पर खड़ा होता है उसको थोड़ा सा आगे खड़ा करते हैं, वहीं पर जो बीच में होता है उसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, और जो कम घुमावदार रास्ते पर जिसे भागना होता है उसको सबसे पीछे खड़ा करते हैं। यानी कि अगर हम इसे समाज से तुलना करें तो वंचनाओं के घुमावदार रास्ते पर, जैसे कि महिलाएं, दलित या अन्य वंचित वर्ग जो एक घुमावदार रास्ते पर खड़े हैं, उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर उनको और कोई एफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से एंटाइटलमेंट्स दिए जाते हैं, तो उनको आगे रखना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि उसके साथ बाकी जिनको वंचनाएं नहीं हैं या जिनको कुछ एडवांटेज हैं उनके बराबर लाया जा सके। तो दोस्तों हमारे यहां अगर बात करें कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ समानता का अधिकार नहीं है, बल्कि समानों में समानता का अधिकार है दोस्तों। इसके बारे में हम अब बात करते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने कहा कि प्रीएम्बल का एक अल्टीमेट गोल भी है, वो है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा सुनिश्चित करना। फ्रेटर्निटी से यूनिटी सुनिश्चित होगी, यूनिटी से देश अखंड होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, किस तरह से भारत देश को एक डायरेक्शन देता है दोस्तों। अब हम आखिरी में आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करते हैं। ये कि प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। वहीं पर प्रीएम्बल को सॉल, की और ज्वेल सेट किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। साथ ही साथ इन्होंने इसको एक प्रॉपर यार्डस्टिक भी कहा था जो कि मेजर करेगी आपकी प्रोग्रेस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रीलिम्स एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका स्नैपशॉट लेना चाहिए। वहीं पर आंस्ट बारकर ने प्रीएम्बल को की नोट कहा था और एन ए पालकीवाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।